नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दोनों इलाहाबाद की पार्टी बैठक के बाद हाइपर एक्टिव है। एक छोर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है तो दूसरा योग दिवस का और तीसरा छोर आर्थिक फैसलों का है। इन सब के बीच में चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश का हल्ला बना है। किसी ने सोचा नहीं था कि अमित शाह इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को गरमा देंगे। यूं इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कराना यूपी में चुनावी बिगुल बजाना था। बिगुल बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की बात की तो अमित शाह ने कैराना की। इससे समझा जा सकता है कि राजकाज के साथ आगे चुनावी चुनौतियों को कैसे हैंडल किया जाना है। भाजपा राजनीति और चुनाव को लेकर शाम दाम दंड भेद के सभी नुस्खे अपनाएगी तो राजकाज में भी बड़े साहसिक फैसले का मूड है। मोदी सरकार ने इलाहाबाद की बैठक के बाद जो फैसले लिए हैं वे प्रधानमंत्री के निश्चय के कारण हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के मसले से लेकर एफडीआई के निर्णयों ने सरकार की सोच का खुलासा किया है। वे आर्थिक मामलों में सब कुछ अपनी कमान में काम करवा रहे हैं। यह जरूरत बनी लगती है कि 2017 से पहले आर्थिक गतिविधियों का कमाल बने। उस नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों कड़ी मेहनत के मोड में है। अमित शाह ने नेताओं कार्यकर्ताओं से इलाहाबाद में कहा था कि कड़ी मेहनत करो, तैयारी करो और पूर्ण बहुमत की सरकार लाओ। सो उनका फोकस यूपी है। सवाल है, यूपी पर इतने फोकस से भाजपा तात्कालिक मसलों और राजकाज में क्या भटकेगी नहीं? सो भाजपा और सरकार के मूड का सवाल अहम है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीएसपी छोड़कर निकले स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जीतन राम मांझी बन गए हैं। जनता दल यू से अलग होने के बाद मांझी पर सबकी नजर थी। कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी तीनों के रहनुमा उनसे बात कर रहे थे। आखिर में उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मुफाहमत की। बिल्कुल वही हालत स्वामी प्रसाद मौर्य की है। बीएसपी से अलग होने के बाद वो सूबे की सभी पार्टियों के राब्ते में बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बीएसपी छोड़ने से पहले कई बार उनकी बातचीत बीजेपी रहनुमाओं से हुई। वो खुद को वजारत आलिया के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने का मुतालबा कर रहे थे, इसलिए वहां बात नहीं बनी। हालांकि अब भी बीजेपी के साथ उनका राब्ता है और अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो उनकी कोशिश बीजेपी से मुफाहमत की होगी। बीजेपी के अलावा उनकी बातचीत सपा से भी हुई थी। तभी उनके अखिलेश हुकूमत में वजीर बनने की बहस थी और अखिलेश ने बाज़ाब्ता तौर से उन्हें मजबूत रहनुमा बताकर तारीफ की थी। लेकिन बाद में मौर्य ने सपा को गुंडों की पार्टी बताकर बीजेपी के मन की बात कही। अब कहा जा रहा है कि मौर्य जनता दल यू के राब्ते में भी है। जेडीयू ने उनको पार्टी में शामिल होकर सूबे की कमान संभालने की पेशकश की है। उनकी पार्टी से इंतखाबी मुफाहमत पर भी बातचीत चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वो आरएलडी सरबराह अजीत सिंह के राब्ते में भी हैं और कांग्रेस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी अब शीला दीक्षित को क्या देंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। पंजाब में कांग्रेस ने पार्टी सेक्रेटरी आशा कुमारी को इंचार्ज बना दिया है। हालांकि उनको लेकर भी तनाजा है, लेकिन इंतखाबात तक उनके इंचार्ज बने रहने के इम्कानात हैं। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से रिश्तेदारी की वजह से उनको चार्ज दिया गया है। वो हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खानदान से आती है और गुज़िश्ता दिनों अमरिंदर सिंह और वीरभद्र सिंह के खानदान में रिश्ता हुआ है। बहरहाल पहले बहस थी कि शीला दीक्षित को पंजाब का इंचार्ज बनाया जाएगा, लेकिन वाटर टैंकर बदउनवानी की वजह से उनकी तकर्रोरी टल गई। अब ले देकर उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद दोनों कोई ब्राह्मण चेहरा पेश करना चाहते हैं, लेकिन बाखबर जराये का कहना है कि शीला दीक्षित को वजारत आलिया का उम्मीदवार बनाना शायद मुमकिन नहीं होगा। इसलिए पार्टी ब्राह्मण सूबाई सदर बनाने पर गौर कर रही है। अभी शीला दीक्षित को इंदिरा गांधी की तुम्हें पैदाइश से मुतालिक प्रोग्राम मनाने के लिए बनी एक कमेटी का कन्वेनर बनाया गया है। कहा जा रहा है कि कुल हिंद सतह पर उन्हें तंजीम में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो पार्टी की जनरल सेक्रेटरी बनाई जा सकती है। अगर उनको जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया तो उनके बेटे संदीप दीक्षित को पार्टी तर्जुमान बनाकर उन्हें मुतमईन किए जाने की बहस भी है।
जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती रुकन असेंबली बन गई है। उन्होंने अपने मरहूम वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की खाली हुई अनंतनाग असेंबली सीट से इंतखाब लड़ा और जीत कर रुकन असेंबली हो गई। रुकन पार्लियामेंट रहते वजीर आला के दावेदार के तौर पर इंतखाब लड़े सर्बानंद सोनोवाल पहले ही रुकन असेंबली बन गए और लोकसभा की सीट छोड़ दी है। तीसरे रहनुमा जो रुकन पार्लियामेंट रहते वजीर आला बने वो वी नारायण सामी है। उनके सामने अब रुकन असेंबली बनने का बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस के कई रहनुमा मान रहे हैं कि नारायण सामी के लिए रुकन असेंबली बनना आसान नहीं होगा। पुडुचेरी की तारीख इस मामले में ठीक नहीं है। कांग्रेस ने 2001 में पी षणमुगम को वजीर आला बनाया था, लेकिन उनके इंतखाब लड़ने के लिए किसी रुकन असेंबली ने अपनी सीट नहीं छोड़ी और 6 महीने पूरे होने से पहले उनको मजबूरी में वजीर आला की कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या पुडुचेरी में यही तारीख दोहराई जा सकती है? साबिक मरकजी वजीर नारायण सामी को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा के तौर पर मुंतखब किए जाने के बाद पुडुचेरी में काफी बवाल हुआ था। सूबाई सदर अरुमुगम नमा शिवायम के हामियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की थी। हालांकि कांग्रेस ने मामले को जैसे तैसे सुलझा लिया, लेकिन कांग्रेस के 15 में से एक रुकन असेंबली का इस्तीफा दिलवाना और फिर उस सीट से रुकन असेंबली बनना नारायण सामी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी के हुक्म पर कोई रुकन असेंबली उनके लिए सीट खाली कर देगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। हिंदुस्तान भले ही एनएसजी का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन उसी तरह के एक दूसरे निजाम का हिस्सा बन गया है। एमटीसीआर की मुकम्मल रुकनियत आज हिंदुस्तान को मिल गई है। पीर को फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के सुफरा की मौजूदगी में हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर ने हिंदुस्तान को मुकम्मल रुकनियत दिए जाने के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। इस तरह का ये पहला निजाम है जिसकी हिंदुस्तान को रुकनियत मिली है। चीन और पाकिस्तान दोनों इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं। एमटीसीआर का मुकम्मल रुकन बनने से मिसाइल खरीद फरोख्त का बाजार हिंदुस्तान के लिए खुल गया है। हिंदुस्तान अब अमेरिका से ड्रोन खरीद सकता है और दुनिया के किसी भी मुल्क को अपने ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकता है। हिंदुस्तान ने अपनी रुकनियत की हिमायत करने वाले सभी 34 ममालिक का शुक्रिया अदा किया। एमटीसीआर की रुकनियत मिलने से एनएसजी में भी हिंदुस्तान की दावेदारी मजबूत होगी। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आला अखिलेश यादव ने मुमकिन तौर पर आखिरी मरतबा अपनी हुकूमत में रद्द-बदल किया है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत से हटाए गए सीनियर वजीर बलराम यादव को फिर से हुकूमत में शामिल कर लिया है। उन्हीं की तरह कुछ दिन पहले हुकूमत से हटाए गए नारद राय भी फिर से वजीर बना दिए गए हैं। अखिलेश ने 3 काबीनी और 2 आजाद चार्ज के ममलिकती वजीर बनाए हैं। काबीनी वजीर बनाए गए जियाउद्दीन शहर में नहीं होने की वजह से हलफ नहीं ले सके। रविदास मेहरोत्रा और शारदा शुक्ल को इंडिपेंडेंट चार्ज का ममलिकती वजीर बनाया गया है। अखिलेश ने साइंस महकमे के काबीनी वजीर मनोज कुमार पांडे को हुकूमत से हटा दिया है। बहरहाल सपा सरबराह मुलायम सिंह यादव और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव हलफबरदारी तकरीब में शामिल हुए, लेकिन शिवपाल यादव हलफबरदारी तकरीब में नहीं आए। बताया जा रहा है कि कौमी एकता दल का सपा से इंजमाम रद्द कराए जाने से वो नाराज हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा रही है, इसलिए सपा हुकूमत को हटाकर ही लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने आज बाराबंकी में पार्टी के बूथ सतह के कारकुनान से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्होंने 2014 में जो किया उसे फिर 2017 में दोहराना है। उन्होंने कारकुनान से कहा कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बनवाएं और उसके बाद तरक्की का जिम्मा नरेंद्र मोदी का होगा। मरकजी हुकूमत के 30 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि परसों होने वाले मरकजी काबीना के इजलास में 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट पर तबादले ख्याल हो सकता है। इस रिपोर्ट पर तबादले ख्याल किए जाने के बाद जल्द ही इसे नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस रिपोर्ट की सिफारिशात 1 जनवरी 2016 से नाफिज होगी। मरकजी मुलाजमीन को 6 महीने की बढ़ी हुई तनख्वाह का बकाया मिलेगा। बताया जा रहा है कि सेक्रेटरीज के अख्तियारात हासिल कमेटी ने तकरीबन 10 दिन पहले अपनी रिपोर्ट वजारत खजाना को सौंप दी थी। अब इस पर अमल होना बाकी है। पंजाब की नौमुंतखब इंचार्ज आशा कुमारी ने आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के बाखबर जराये का कहना है कि उनकी हालत गुज़िश्ता इंचार्ज कमलनाथ की तरह नहीं होगी। वो जमीन हड़पने के इल्जामात में सजा होने का इश्यू उछाले जाने के बावजूद इंचार्ज बनी रहेंगी। गौरतलब है कि उन्हें कल ही इंचार्ज के तौर पर मुंतखब किया गया और उसके फौरन बाद हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने उनके खिलाफ चल रहे जमीन हड़पने के मामले को उछालना शुरू कर दिया। इस मामले में उनको इसी साल 1 साल की सजा हुई है, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। बहरहाल कहा जा रहा है कि आशा कुमारी हरियाणा की जिम्मेदारी छोड़ देंगी, वो सिर्फ पंजाब में काम करेंगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
भाजपा आर्थिक फैसलों, विकास, राजकाज की बातों से चुनावी तैयारियां करेगी या उत्तर प्रदेश में हिंदू ध्रुवीकरण की संभावना पर फोकस बनेगा? मोटे तौर पर भाजपा कैराना जैसे मामलों को तुल देते हुए कानून व्यवस्था पर चुनावी लड़ाई लड़ेगी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का हल्ला कम नहीं होगा। भाजपा में रणनीतिक कंफ्यूजन नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। बीजेपी ने काफी जोशो खरोश के साथ उत्तर प्रदेश का इंतखाबी बिगुल फूंका है। इससे पहले पार्टी असम समेत 5 सूबों के इंतखाबात में दिल्ली और बिहार की हार की मायूसी के साथ उतरी थी, लेकिन 19 मई को आए नताइज ने बीजेपी में नई जान फूंकी। असम में हुकूमत साजी का मैंडेट मिलने के एक हफ्ते के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली करके पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उसके बाद पार्टी ने इलाहाबाद में 2 रोजा कौमी मजलिस आमला का इजलास किया और वजीर आजम मोदी ने इलाहाबाद में भी रैली को खिताब किया। उनकी अगली रैली बताया जा रहा है कि उनके अपने इंतखाबी हलके वाराणसी में होगी। बीजेपी की इंतखाबी तैयारियों की हालत यह है कि पार्टी के कौमी सदर अमित शाह अपना ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में गुजार रहे हैं। वो पार्टी के बूथ सतह के कारकुनान के इजलास को खिताब कर रहे हैं और इंतखाबी ताना बाना बुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इंचार्ज के तौर पर अमित शाह ने बीजेपी को आम इंतखाबात लड़ाया था, इसलिए वो सूबे के हर छोटे बड़े सियासी और सामाजिक तनासुब को समझते हैं। आम इंतखाबात में बीजेपी को मुजफ्फरनगर फसादात का फायदा मिला था और माना जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात में उसे कैराना से हिंदुओं की मुबैना नकल मकानी के तनाजे का फायदा मिल सकता है। बहरहाल सूबाई सतह पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सपा व बीएसपी भी जमीनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट मरकज में इख्तदार का है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत के फैसलों को गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने 1 मई को योम मजदूर के मौके पर मशरिकी उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बड़ी रैली करके उज्ज्वला मंसूबे की शुरुआत की। इसके जरिए गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली 5 करोड़ फैमिलीज को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। वजीर आजम मोदी मुसलसल कहते रहे हैं कि उनकी हुकूमत गरीबों के लिए काम कर रही है, ये उसकी एक मिसाल है। वजीर आजम मोदी ने इसी बीच इक्तिसादी इस्लाहात के बड़े मंसूबों का ऐलान किया है। एफडीआई के उसूलों को लचीला और नर्म बनाया गया है और कई सेक्टर 100% सरमायाकारी के लिए खोल दिए गए हैं। हुकूमत जीएसटी पर रजामंदी बनाकर उसका बिल पास कराने की कोशिश में लगी है। ऐवान के आइंदा इजलास में अगर ये बिल पास हो गया तो ये मोदी हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी। उत्तर प्रदेश को इस कानून से काफी फायदा होने वाला है। वजीर आजम मोदी इस यकीन में हैं कि उनकी हुकूमत के कामकाज की तशहीर से बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन दूसरी जानिब कई रहनुमा इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि 2 साल के मरकजी हुकूमत के कामकाज से बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बनी है। बीजेपी सूबे में गुज़िश्ता करीब 1.5 दहाई से इख्तिदार से बाहर है। इसी बीच लोगों ने सपा और बीएसपी का राज ही देखा है, इसलिए बीजेपी के लिए मौका बन सकता है, लेकिन मरकज की एंटी इनकम्बेंसी का असर उसके इंतखाबी इम्कानात पर हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें महंगाई और ब्लैक मनी वगैरह को इश्यू बनाकर बीजेपी को घेर रही है। तभी बीजेपी तरक्की और मोदी हुकूमत के कामकाज के साथ साथ कैराना, कांधला और राम मंदिर जैसे पोलराइज कराने वाले इश्यूज को भी इस्तेमाल करने में नहीं हिचकेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा और सरकार के कामों में आई तेजी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को 7 सूत्र दिए हैं। ये है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। इन 7 सद्गुणों पर राजनीति और राजकाज हो जाए तो फिर कहने ही क्या। सवाल है, इन मंत्रों के साथ राजनीति राजकाज का क्या रोड मैप बना लगता है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या आपको ये नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने अपने क्षेत्र में पार्टी संगठन के मामले में या राजकाज में कुछ ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, कुछ ज्यादा ही जोश के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो कुछ ज्यादा भागदौड़ करते हुए ज्यादा जुनून और शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सब कुछ तय करेगा। 2019 में क्या होने वाला है, 2019 के लिए मोमेंटम क्या बनेगा, ये सब उत्तर प्रदेश पे केंद्रित है। तो ये अमित शाह भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, भाजपा के नेता भी जानते हैं, ऑपोजिशन के नेता भी जानते हैं। उस नाते आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डिलीवर कुछ करने पे या कुछ बिल्कुल छाप छोड़ने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, या उनका कुछ रोड में बदला है? जो कुछ ढील 2015 में ढील आई थी,
2015 में ऐसा लगा था कि जो फ्रिंज एलिमेंट से उन्होंने टेक ओवर कर लिया, हाईजैक कर लिया था। वो उसमें पीछे ये नहीं था कि बिहार और दिल्ली का अनुभव था और यहाँ आसाम के कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई है। एक आसाम के कारण, आसाम वैसे तो बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन आसाम का महत्व बहुत अलग है, क्योंकि उसने जो ये मोमेंटम था जो ढीला पड़ गया था दिल्ली और बिहार की वजह से, उसको उल्टा कर दिया। और उससे भी ज्यादा केरल, वेस्ट बंगाल में जो इंक्रीज हुआ है वोट शेयर, उससे एक उत्साह पैदा हुआ कि हम पैन इंडिया पार्टी बन सकते हैं, हम 2019 में वापस आ सकते हैं। और ये तो मानना पड़ेगा कि भाजपा के नेता दोनों जो टॉप 2 हैं इस समय, किलर इंस्टिंक्ट है उनमें, एक प्लानिंग है, एक रणनीति बनाना है, एक जूझना है, एक 20 घंटे काम करना है, जो कि ऑपोजिशन के किसी नेता में नहीं दिखती। तो एक कॉन्ट्रास्ट जबरदस्त है। और इलाहाबाद के बाद अब देखिए अमित शाह केरल जाके स्टॉक टेकिंग कर रहे। केरल में तो इलेक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन आपको 19 की फिक्र अब से है कि केरल हमारी भूमि बन सकती है, तो वहां जाके डिटेल स्टॉक टेकिंग करना कार्यकर्ताओं के साथ, क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, कहाँ हमें आगे बढ़ना, ये और पार्टियां नहीं कर रही हैं। और आप जो कह रहे हैं कि तीनों लेवल्स पे, जो कि दुनिया भर में एक एनएसजी में मेंबरशिप की तरफ बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नाते बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में काम हो रहा है। चाइना को कैसे लाया जाए, बहुत काम हो रहा है कि उस स्तर पे नरेंद्र मोदी एक हवा बनाएंगे कि हमारी पहचान है। और ये तो लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि गांधी, नेहरू के बाद अब दुनिया भर में लोग जो जानते हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम जानते हैं। मुझे जो डर लगता है ना, वो शाइनिंग इंडिया वाला डर है। कि हल्ला करते रहो शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग, और जमीन के ऊपर वो न हो शाइनिंग। और वो क्या हो रहा है कि अगर आप रोज मार्केट जाइए, जो मैं तो जाती हूँ, हर दूसरे दिन दाम बढ़ रहे हैं। हर दूसरे दिन 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया सब्जी, 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, इस तरह तो सब्जी नहीं। तो आपके अनुसार फिर तो ये बात निकलती कि हवा में ज्यादा उड़ रहे हैं, नीचे नहीं काम है। ये अगर प्राइसेस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर तो खतरनाक स्थिति होगी, चाहे जो मर्जी आप वो करते रहिए। नहीं, लेकिन कीमतों पर फोकस तो नहीं हो पा रहा, या महंगाई की जैसी या जो जमीनी जो हकीकत है, भले जमीन के लेवल पे भ्रष्टाचार, ये उस पर फोकस नहीं हो रहा, फोकस बड़ी चीजों पे हो रहा है। ये भी अपने आप में एक रणनीतिक सफलता है या एक रोड मैप है कि भाई इधर इन बातों पर फोकस ही नहीं होने दिया जाए। फोकस नहीं होने दिया जाए तो लोग उसको भूल जाएंगे। अभी मैं एक दुकानदार से बात कर रही थी, वो कह रहा था कि अगर यूपीए के दौरान इस तरह की कीमतें बढ़ती तो बवाल मच जाना था, आज क्यों नहीं मच रहा। मतलब ये कीमतों को लेकर इस तरह की मार है जिसके ऊपर लोग सिर्फ बात करिए, आप जाके सड़क में खड़े होके बात करिए, दुकानों में जाके बात करिए आप। ये सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है और ये बहुत खतरनाक चीज नहीं। लेकिन नजरअंदाज में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने पिछले दिनों मीटिंग की थी इसको लेकर, खादी मंत्री रामविलास पासवान और अरुण जी सब ने किया था, तो एक हिसाब से तो फोकस है। हाँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी तक, तो नहीं हो रहा है। उस पे क्या करेगी सरकार मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाकी हाँ, यूपी में कैराना पे करना, यूपी में अब ऑपोजिशन में फूट डालना, ऑपोजिशन नहीं इकट्ठा हो पाए, सपा थोड़ा ऊंचा गेन करे स्ट्रेंथ, सपा गेन करेगी तो मायावती वर्सेस बीजेपी नहीं होगा, उसमें मतलब राजनीति भरपूर है, उसमें कोई नहीं, रणनीति में कोई कमी नहीं है, जोश में कमी नहीं है, काम में नहीं, लेकिन जमीन का मामला गड़बड़ आप मानती है। हो सकता है अगर वहां अटेंशन नहीं हुआ तो हो सकता है। लेकिन इसमें ये जो आपने कहा, तो विपक्ष की कमी का फायदा नहीं कि विपक्ष इस बात का हल्ला नहीं कर पा रहा, वो इसको आक्रामक नहीं, इसलिए ये सुरक्षित है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा है फैक्टर, ये कि विपक्ष उतना हल्ला नहीं कर पा रहा है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। अब जीएसटी को लेके कांग्रेस अलग थलग हो सकती है, वो और चीजों को, एफडीआई को लेके सबको इकट्ठा करना चाह रही है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी भाजपा का एक गेन है। वो उसमें दो राय इसलिए ये दोनों निश्चिंत होकर अपने काम में, अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। ये क्या कहा जाए, लगे हुए हैं, पर निश्चिंत तो नहीं हो पाएंगे। जी निर्जय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter और Facebook
नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करे। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।